दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों आज अपन लोग बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2024 जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसमें हमारे जो नोट्स थे के आर एग्ज़ाम वॉरियर के उनमें से कितने क्वेश्चन आए और उसकी अपन प्रूफ सहित बात करेंगे, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अब तक मैंने 4 वीडियो यानी 4 सब्जेक्ट डाल दिए हैं। आज इकोनॉमिक्स का अपन वीडियो बनाएंगे और इकोनॉमिक्स की बात करें तो लगभग 20 से 21 क्वेश्चन आए इस बार। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इस बार 2 से 3 ज़्यादा आए हैं और इनमें से बात करें तो 19 क्वेश्चन अपने नोट से सीधे के सीधे मिल रहे हैं। अपन प्रूफ सहित बात करेंगे। देखिए मेरा उद्देश्य बस यही है कि अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ें चाहे कोचिंग करें तो उसमें आप वहाँ से प्रूफ माँगें, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं और उनमें से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान जहाँ 20 से 30 हज़ार रुपए तक फीस देते हैं विद्यार्थी। फिर उन बेचारों का 2-3 साल खराब हो जाते हैं। फिर भी 50% तक क्वेश्चन नहीं आते, तो फिर वहाँ पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। और कई ऐसी गाइडें भी हैं मार्केट में उनमें से भी क्वेश्चन नहीं आते। तो आप ऐसी गाइडों का बहिष्कार करें और जहाँ आपको अच्छा कंटेंट मिले वह पढ़ें, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, अपना भविष्य सुधार करना है। तो इसलिए जो भी गाइड पढ़ें या फिर कोचिंग संस्थान में आप जाएँ, पहले उसको परखें, क्योंकि आपका भविष्य निर्माण इन चीज़ों से होना है। आज अपन तो अब पहले प्रूफ की बात कर लेते हैं। देखिए कुल मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन आए हैं, पेपर में पूछे गए थे और उनमें से 19 क्वेश्चन अपने नोट से हैं। अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए। देखिए क्वेश्चनों की अपन बात करें तो इकोनॉमिक्स इस बार इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन इस तरीके के पूछे कि थोड़ी सी आपकी नज़र हटी और यूँ कहें कि दुर्घटना घटी, क्योंकि पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए तब जाकर इस बार क्वेश्चन सही हो रहे थे इकोनॉमिक्स में। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी क्वेश्चन अगर आपके समझ में पूरा मैटर है तभी आप सही कर पा रहे थे। बाकी लगभग इस तरह वही था, पहले जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाते थे, क्वेश्चन वहीं से ही पूछे गए और उसी तरीके से पूछे गए, लेकिन इन्होंने थोड़ा-सा पैटर्न चेंज कर दिया। देखिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन था कि खर्च योग्य आय के लिए निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है? तो अपना ये नोट्स है, देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है खर्च योग्य आय, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। और यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर जिसको आयकर कहते हैं माइनस ब्याज जुर्माना बराबर व्यय योग्य आय। या फिर इसका एक और सूत्र है उपभोग प्लस बचत बराबर खर्च योग्य आय। तो यहाँ पर अपन देखें तो आपके खर्च योग्य आय, व्यक्ति का आय और प्रत्यक्ष करों का बीच का अंतर। तो देखिए व्यक्ति का आय ये होगी, प्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा, यानी 3 नंबर सही हो रहा था। आप नोट से सीधी सीधी लाइन मिल रही थी और बेहतरीन ढंग से समझाया गया था। अगला देखिए यहाँ पर देखिए निम्न में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो सतत विकास लक्ष्यों की बारे में आपको कथन बताना था और ये लगभग हर जगह से मिल रहा था। देखिए 17 लक्ष्य हैं और 2015 में अपनाए गए थे, 169 उप लक्ष्य थे। तो यहाँ पर ये सही हो रहा था। ये अपने नोट्स में सभी चीज़ें लिखी हुई है कि एसटीसी एमडीजी के स्थान पर एसटीजी को अपनाया गया और एमडीजी वाला भी क्वेश्चन आया था और 2015 में एसटीजी को अपनाया तो 2015 हो गया और 2030 तक इसको पूरा करना, 2030 तक और 17 लक्ष्य थे। अगला देखिए बेरोज़गारी की सामान्य स्थिति ये भी कहलाती है, तो सक्रिय बेरोज़गारी है ना, इसको सामान्य स्थिति बेरोज़गारी कहते हैं। अगला देखिए माध्यिका और समांतर माध्य और बहुलक का क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए तो देखिए बहुलक का तो सीधा मिल रहा है कि यह श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य है, यहाँ से आया। दूसरा अपन बात करें समांतर माध्य का, तो यहाँ पर देखिए जब किसी पदों को दो जोड़ को दो बराबर भागों में बांट देते हैं और केंद्रीय पर के 100 स्तर माप है तो मध्य का है, यानी ये क्वेश्चन अपने यहाँ से आया। तीसरा देखिए माध्य का 280 और माध्य 310 वाले मध्य असंबंधित पट्टन के बहुलक याद करना था। तो ये सूत्र है, देखिए बहुलक का ये सूत्र अपने दिया हुआ है 3 गुणा माध्य का बराबर 2 माध्य, यानी आपको ऐसा करना था 3 गुणा 280 और माइनस 310 गुणा 2 करना था। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो रहा था। ये इन्होंने सूत्र के हिसाब से समझाया और ये अपने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये वही आ गया है और इसमें लगभग वही दिया हुआ है, ये अपन ने देख लिया है। आगे देखते हैं। देखिए, उपभोक्ता संतुलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तटस्थ वक्र का ये क्वेश्चन है। यह अगले पोर्शन में डाला है क्योंकि यहाँ पर दूसरे को समझाया गया है। और यह 42 नंबर भी आगे दिया हुआ है। इसमें अपन देखेंगे, एक तो प्राथमिक घाटे वाले का है। यह देखिए 44 नंबर कि निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार बजट का प्राथमिक घाटा शून्य होगा? देखिए, जब राजकोषीय घाटा व्यय और ब्याज भुगतान बराबर हो। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक घाटा ज्ञात कैसे करते हैं? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी। जब राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी बराबर रूप में हुई तो ये होगा। तो यह आपने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। फिर देखिए, भारत में मुद्रा पूर्ति का निम्न में कौन सा सर्वाधिक तरल माप है? तो M1 है। यहाँ पर देखिए M1 के बारे में सभी चीज़ें लिखी हुई है और यहाँ देखा हुआ M1 की तरलता सर्वाधिक होती है। अगला देखिए, यह आपके उपभोक्ता संतुलन वाला आ गया है। देखिए, उपभोक्ता संतुलन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, एक उपभोक्ता संतुलन के समय तब अवस्था में जब दो शर्तें पूरी हो, जब तटस्थ वक्र रेखा के स्पर्श करता हो तो ये अपना यही है और सीधा सीधा यहाँ से आ गया। अगला देखिए, यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम मुद्रा का पीछा करता है तो उसके परिणाम स्वरूप होगी। तो यह होगा मांग प्रेषित। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जब बाजार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो पर उस मात्रा में वृद्धि नहीं हो, पूर्ण रूप से संभव है मांग प्रेषित मुद्रा के बारे में। और ये दोनों अपन ने आगे समझ लिए थे। तो ये अपन ने, और ये 43 का यहाँ पर दिया हुआ है कि सरकार एक्स वस्तु को उत्पादन शुल्क लगा दिए तो ये पूर्ति का था। तो ये भी अपने नोट से सीधा का सीधा मिल रहा है। अगला देखिए, किन्स के बारे में था? उपभोग फलक के बारे में। तो यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर आपने लिखे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी MPC होती है, कब क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 और इसमें 3 सही हो रहे थे। 1 और 2 ही सही हो रहा है, 3 मेरे हिसाब से गलत हो रहा था। यानी 1 और 2 ऑप्शन ही सही है यह, और ये इसमें मिल रहा है आपके। और अगला देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। M2 बराबर M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा है। तो M2 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा, ये सीधा कैसे लगता है? क्योंकि M2 में क्या होता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जमा होता है। तो ये अपने यहाँ से सीधा मिल रहा है। दूसरा था M3 को समग्र मौद्रिक उत्पादन कहते हैं। तो M3 ये सही है क्योंकि इसमें समय सावधि सभी होती है, तो ये समग्र होती है, विस्तृत होती है। तो इसमें केवल B सही है। और मनरेगा वाला अपने में से नहीं आया। यह एक क्वेश्चन बार है। और आगे देखिए, ये क्वेश्चन था, मान लीजिए ये तो देखिए, अगर आपको यूँ कहें कि बैंकों वाला आ रहा था तो ही होता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा आता नहीं है। अगर आपको कुछ अपन के सूत्र वगैरह समझ में आए तो ही होगा। और यह था कि ऋणात्मक ढाल सरल रेखीय मांग वक्र बाएं दाएं से बाएं ऊपर की ओर वितरण करने मांग की कीमत लोगों से होगी। तो देखिए, यह आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और PQ वाला ये वाला सीधा सीधा है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, शिशु। और अगला है मांग परिवर्तन वाला था। तो इसमें देखिए दोनों ही कथन गलत है। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में और जिन्होंने की बनाई उन्होंने दोनों ही कथन सत्य माने, लेकिन ये दोनों ही गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मांग में परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दिए गए मांग वक्र पर, ये गलत है। मांग में परिवर्तन जब होता है ना, वस्तु स्वयं के कारण होता है। यहाँ पर देखिए, यानी मांग में परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन परिणाम स्वरूप, यह गलत है। क्योंकि जब मांग में परिवर्तन होता है तो अन्य वस्तुओं के कारण होता है, और मांग की मात्रा में परिवर्तन होना तो वस्तु स्वयं के कारण। यानी दोनों कथन अपन देखें तो जो परिवर्तन के बाद जो लाइन है यहाँ और यहाँ, यह इन्होंने ऊपर नीचे की, और इसी वजह से ये दोनों अपने स्पष्ट रूप से लेकर देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसी वस्तु की मांग में अगर परिवर्तन होता है तो उसे मांग की मात्रा में परिवर्तन, देखिए वस्तु स्वयं के कारण होता है, और इसमें देखिए अन्य वस्तुओं का, इसलिए ये दोनों ही कथन गलत है। और आप देख लेना यही होगा, और कितना भी प्रूफ चाहिए मैं दे दूंगा अगर आपकी इसमें गलत मारा ना पहले की में। अगला देखिए, मांग की आरडी लॉस के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना था। तो 1 और 2 दोनों ही गलत है, क्योंकि इसमें दोनों में इन्होंने उल्टा लिख दिया। और तीसरा सीधा सीधा गलत है। सही है कि असंबंधित वस्तु में शून्य होता है, यानी इसमें केवल C सही हो रहा है। यह अगला देखिए, यह इकोनॉमिक्स का नहीं, सॉरी पॉलिटी का। और यह देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG कब अपनाए? तो MDG यहाँ पर देख सकते हैं आप, अपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2000 में अपनाए, 2015 तक के लिए थे। तो कुल मिलाकर बात करें तो इकोनॉमिक्स में 20 से 21 क्वेश्चन पूछे गए।
जिसमें से अपने 19 क्वेश्चन आए थे, यानी बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर उसमें गलतियाँ होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए अपन देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, शानदार प्रदर्शन रहा। बाकी देखिए बाज़ार में अगर आप इकोनॉमिक्स की कोई गाइड देखते हैं तो मेरे हिसाब से अब तक एक अनीशा मैम की गाइड आती है, उसके अलावा कोई भी अच्छी गाइड नहीं है जो आपको इकोनॉमिक्स में आपका स्कोर बढ़ा सके। तो ये था कुल मिलाकर आज अपना जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ उससे संबंधित वीडियो। और बाकी देखिए अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं, पहले देखिए हमारे नोट्स की कीमत मैंने 199 रुपये रखी थी, लेकिन देखिए विद्यार्थियों का हित देखते हुए, क्योंकि अ, विद्यार्थी कहते हैं कि हमें प्रिंट निकालना वगैरह, तो अब मैंने इसकी कीमत 149 रुपये कर दी है। तो आप 149 रुपये देकर SST के संपूर्ण नोट्स खरीद सकते हैं। अगर आपने ईमानदारी से अध्ययन किया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपना नंबर है 88 24 27 81 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं पेमेंट करके। बाकी कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर डाउट हो, तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों।